गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी सेकंड चैप्टर की फोर्थ क्लास है, क्लास फोर्थ, जो कि शायद इस चैप्टर की आपकी लास्ट क्लास है। इसके बाद अगली क्लास में हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या है। हम कल 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। ये आपका 16वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आवासा एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 3:3:2 में बांटते हैं। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार दिया हुआ है। संपत्ति साइड देखेंगे, हमारे पास क्या दिया है, रोकड़ बैंक में, विविध देनदार, स्टॉक, मशीन और भवन। यहाँ पर दायित्व में देखेंगे लेनदार, सामान्य संचय, पूंजी खाते, ए बी सी तीनों की पूंजी दी हुई है। समायोजन में क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2017 से साझेदारों ने यह निश्चय किया कि वे लाभ हानि को 4:3:2 के अनुपात में बांटने का निर्णय किया। और यह निर्णय लिया गया कि स्टॉक का मूल्य 1,10,000 रुपये किया जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सवाल में संपत्ति और दायित्व, हमारे पास जो संपत्तियां दी हैं और जो दायित्व दिए हैं, इनका पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। पुनर्मूल्यांकन मतलब जब इनको खरीदा गया था और आज की डेट में इनकी कीमत कितनी है, दोनों के मूल्यों में अंतर निकालना है। यदि मूल्य बढ़ जाता है आज की डेट में तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट, लाभ होगा। और यदि आज की डेट में मूल्य कम हो जाता है पिछले की कंपैरिजन में जब खरीदा था, तो फिर क्या होगी, हानि। क्योंकि कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं कि समय व्यतीत होने के साथ उनका मूल्य बढ़ता है, और कुछ संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका मूल्य समय व्यतीत होने के साथ घट जाता है। जैसे यदि हम बात करें भूमि का मूल्य, तो भूमि का मूल्य क्या होता है, जमीनों का मूल्य समय व्यतीत होने के साथ बढ़ता है। यदि हम बात करते हैं मशीन का मूल्य, तो मशीन स्थायी संपत्ति है, उस पर ह्रास लगता है, तो उस पर क्या होगा, उसका मूल्य कम होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन कर रहे हैं। इस पुनर्मूल्यांकन से हमें क्या होता है, लाभ या हानि, तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि लाभ हुआ या हानि। तो पहला क्या दिया हुआ है, स्टॉक का मूल्य 1,10,000 रुपये किया जाए। अब यहाँ पर देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,20,000। यहाँ पर कितना बोल रहे हैं कि उसकी कीमत कितनी कर दो, 1,10,000। मतलब स्टॉक की मूल्य में कमी हो गई, जो क्या कहलानी, हानि कहलानी। तो इस तरीके से हम पूरे समायोजनों का क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन, उससे लाभ हुआ या हानि वो निकालेंगे। उसके बाद आखिरी में हम समायोजन प्रविष्टि करते हैं। तो पहले हम समायोजन देख लेते हैं। मशीन को 10% से क्या करना है, हिरासत किया जाए। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाए। भवन को 20% से बढ़ाना है। और लेनदारों में 25 रुपए का एक दायित्व शामिल है जिसके देय होने की संभावना नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहां पर क्या करना है, देखो हम पहले अनुपात निकालेंगे। यहां पर लिखेंगे हम आ, वा तथा सा। पुराना अनुपात, पुराना अनुपात दिया हुआ है 3:3:2। ये दिया है सवाल में कि साझेदारों का पुराना लाभ हानि अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:3:2। नए अनुपात नीचे दिया हुआ है 4:3:2। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दूसरा नया अनुपात, चार अनुपात 3:2। ये आपका नया अनुपात दिया। अब हमारी प्रोसेस क्या है कि हम पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटाते हैं। तो यहां पर लेंगे हम सबसे पहले आ का, पुराना अनुपात कितना है, 3, तो 3/8। इन दोनों का टोटल कितना होगा, तीनों का, 3 3 6 और 2 8। इसमें से हमें माइनस करना है नया वाला, नया कितना है, 4, 4/9 है ना। इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। अब इनका हम लेंगे लघुत्तम, हर का लेते हैं लघुत्तम। तो 8 और 9 का लघुत्तम हम कैसे करते हैं, हमने बताया ना आपको कि हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं, इससे आपका सवाल इजी हो जाता है। तो 8 नाम कितना होगा, 72। तो यहाँ पर हम लेंगे लघुत्तम कितना, 72। जब हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम संख्याओं में तिर्यक गुणा करेंगे। तो 9 3 कितना आएगा, 27, तिर्यक गुणा करना है, माइनस 8 चौको 32। इसका मतलब क्या है कि आ जो है
उसको पहले साझेदारी में 27 भाग मिलते थे और अब कितना मिल रहा है 32, बढ़ गया। यदि वृद्धि होती है तो प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितने की वृद्धि हो गई, 5/72, ये कहलाना प्राप्ति। इसको और भी काट सकते हैं अपन, लेकिन क्या करेंगे, जब सबके निकाल लेते हैं उसके बाद काटेंगे। कभी कभी क्या होती, कोई संख्या कटती नहीं, इसलिए बाका लेंगे अपन। पुराना अनुपात बाका कितना दिया है, 3/6, 3/8 है ना, माइनस नया कितना है 3/9। इनका भी हमें लघुत्तम कैसे लेना है, गुणा करके। तो 9 8 72, अब त्रियक गुणा करेंगे, 9 3 27 माइनस 8 3 24, तो कितना बचा अपने पास 3/72, ये आ गया त्याग। पहले बा को कितना मिलते थे 27 भाग, और अब कितना मिल रहा है 24। यदि कम हो जाता है तो क्या निकलता है त्याग। तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, 3 का। तो 3/72 क्या कहलाना आपका त्याग अनुपात। अब हम आपको एक चीज बता चुके हैं कि कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग, या फिर कुल त्याग बराबर कुल प्राप्ति अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है 5/72, यहाँ पर क्या लिखा है 3/72। 3 साझेदार हैं जिसमें से प्राप्ति करने वाला साझेदार का भाग कितना है 5, त्याग करने वाले साझेदार का 1 का भाग कितना है 3। इसका मतलब दूसरे साझेदार का भाग कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है, तो कितना कम पड़ रहा है 2। मतलब तीसरे साझेदार का जो भाग आने वाला है वो 2/72 आएगा, वो भी क्या आएगा त्याग। क्योंकि कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है। कुल प्राप्ति कितना है 5 भाग, 5 में से हमें त्याग कितने मिल गए 3 भाग, अब बचे कितने 2, तो उसका भी क्या आएगा त्याग अनुपात आएगा 2/72। लेकिन अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ता का पुराना भाग कितना है 2/8, इसमें से माइनस करेंगे नया भाग 2/9, इनका लघुत्तम लेंगे 9 8 72। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। इसका मतलब है इस सा को पहले 18 भाग मिलते थे लाभानी में, और अब कितना मिल रहा है 16, कम हो गया, मतलब क्या है आपका त्याग। तो कितने का 2/72, ये त्याग। यदि कम होता है, कमी आती है तो त्याग है, और वृद्धि होती है तो लाभ है। तो यहाँ पर देखो कितना आ गया 3 और 2 कितने होगा 5, और यहाँ पर भी कितना दिया टोटल 5। तो ये नियम होता है कि कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होगा। अब एक और चीज, अब हमें क्या निकालना है पुनर्मूल्यांकन। यहां लिखेंगे हम संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। यहां लिख लेते हैं हम क्या लाभ, तो यहां लिख लेते हैं हानि। ठीक है, अब देखेंगे हम समायोजन। पहली समायोजन, स्टॉक का मूल्य 1,10,000 रुपये किया जाए। जो समायोजन में मूल्य दिया है वो कहलाता नया मूल्य, और जो चिट्ठे में दिया है वो कहलाता पुराना मूल्य। तो देखो स्टॉक की कीमत पहले कितनी थी 1,20,000, अब कितनी हो गई उसकी 1,10,000। स्टॉक संपत्ति है, और जब संपत्तियों का मूल्य कम होता है तो हमें हानि होती है। तो हम क्या हो गई, हमें 10,000 रुपये की हानि। हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक, और हानि में लिख देंगे कितने की हानि हो गई 10,000, घट गया इसका मूल्य। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे, मशीन को 10% से हिरासत किया जाए। इसका मतलब है कि जो मशीन है उसकी कीमत 10% कम कर दो। तो कितने की है मशीन, देखो सवाल में 1,59,000। अब मशीन का 10%, 1,59,000 का 10% कितना आएगा 15,900। तो संपत्ति की कीमत क्या हो रही, कम हो रही है। ह्रास मतलब होता है संपत्ति के मूल्य में कमी, ये भी हानि है। तो हम यहां लिखेंगे मशीन ह्रास, हानि है 15,900। ना, मशीन की कीमत कितनी कम हो गई 10%, 10% में कितना आया 15,900, हानि है डेबिट में लिखें। अब देनदारों पर
5% संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाए। संदिग्ध ऋण देनदार क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यक्ति जिनसे हमें पैसा लेना है। उन्होंने कहा है कि 5% ऐसे व्यक्ति हैं आपके जो आपका पैसा नहीं देंगे, डाउट है आपको उनके ऊपर, है ना, क्या है, संदिग्ध है वो कि शायद आपका पैसा नहीं देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, जिस संदिग्ध ऋण जो दिया हुआ है आपका वो कितना आया, 5%। देनदार कितने हैं आपके, 44,000, ये लिखा 44,000। तो 44,000 का हम कितना लेंगे, 5%। 10% में कितना आएगा, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव रखते हैं तो वो कहलाता है उस संख्या का 10%। ठीक, 10% बराबर कितना आ गया आपका, 4,400। 5% निकालना है, 10 का आधा क्या होता है, 5। तो हम 4,400 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2200 रुपये। जी आ गया। या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर सीधा 44,000 गुणित गए 5/100 आप ऐसा निकाल लो, तो भी कितना आएगा, 2200 रुपये। जैसे भी आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज वाला ऐसे यदि आप शॉर्टकट करते हैं तो ज़्यादा सरल होते हैं। लेकिन प्रैक्टिस शुरुआत में हो सकता है आपको टफ लगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सरल होगा। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर, देनदारों पर संदिग्ध ऋण प्रावधान, ये भी हानि है तो यहाँ लिखेंगे संदिग्ध ऋण प्रावधान। संदिग्ध ऋण प्रावधान कितना आया, 2200। फिर आपके भवन को 20% से बढ़ाया जाए। भवन क्या है, संपत्ति। तो संपत्ति का मूल्य यदि बढ़ता है तो लाभ है। कितने परसेंट बढ़ाना है, 20%। देखो भवन कितने का है, 2 लाख, तो हम 2 लाख का 20% लेंगे, 20/100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 40,000। 40,000 संपत्ति, भवन क्या है, संपत्ति, और संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो क्या है, लाभ। तो हम यहां पर लिखेंगे लाभ में भवन 40,000। और क्या बचा अपने पास समायोजन में, तो ये पूरी समायोजन एक और बची लास्ट। लेनदारों पर 25 रुपए का एक दायित्व शामिल है ना, लेनदारों में 25 रुपए का एक दायित्व शामिल है जिसके देय होने की संभावना नहीं। इसका मतलब क्या है, लेनदार जो है कौन से व्यक्ति कहलाते हैं, वो व्यक्ति जो हमसे पैसा लेंगे। उन्होंने बोले 25 रुपए के लेनदार ऐसे हैं जो हमसे पैसा नहीं मांगेंगे, मतलब हमारे लेनदार क्या हो रहे हैं, कम। लेनदार यदि कम हो रहे हैं, दायित्व आपके कम होते हैं तो क्या कहलाता है, लाभ। तो यहां पर हम लिखेंगे लेनदारों में कमी, कितने की हो गई, 2500। तो इस तरीके से 42,500 हमारी टोटल लाभ हुआ संपत्ति के मूल्य बढ़ने से और दायित्वों से। हानि कितने की हो गई आपकी, इनका टोटल करेंगे तो 28,100। ठीक है, क्या करेंगे हम अब, इस हानि कम है क्योंकि लाभ ज्यादा है, तो हम इस लाभ में से इस हानि को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर माइनस करेंगे हम, कितना, 28,100, बचेगा कितना, 0 0 4 8 4 12 1, 14,400। दिख रहा है आपको, कितना बचा अपने पास, 14,400। और यही जो है वो आपका पुनर्मूल्यांकन का लाभ है। तो हम यहां लिखते हैं, इसको बोलेंगे पुनर्मूल्यांकन लाभ। $14,400 पुनर्मूल्यांकन का लाभ कितना है, 14,400। अब हम चिट्ठे में देखेंगे कोई संचय या लाभ तो नहीं है, या ख्याति तो नहीं है। तो देखो चिट्ठे में दिया है सामान्य संचय 36,000 रुपए। ठीक, ख्याति वगैरह कुछ दी है क्या सवाल में, ख्याति नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या लेंगे, सिर्फ सामान्य संचय ले लेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे सामान्य संचय।
25,000, सॉरी 36,000। सामान्य संचय कितना दिया है? 36,000। इनका टोटल 0 0 4 10 5, ये हो गया आपका 50,400 पुनर्मूल्यांकन का लाभ और संचय। इस चीज का हम समायोजन करेंगे त्याग और प्राप्ति अनुपात में। जिसने त्याग किया उसको हम देंगे और जिसने प्राप्त किया उससे हम लेंगे। ये बड़े बड़े सवाल होते हैं, ठीक, ऐसे नहीं कि टफ है, सवाल बड़े हैं, लेकिन बोर्ड में 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, इनमें समय ज्यादा लगता है। हमने बताया कि हम आपको सभी कुछ करा रहे हैं, चाहे वो ज्यादा समय ले या कम समय ले, ठीक, लेकिन आपको हम बीच बीच में बताते जाते हैं कि कौन से सवाल आपकी बोर्ड में आने का लेवल है या नहीं। इन सवालों का आपके बोर्ड में आने का लेवल नहीं है, ये आपकी बोर्ड से बहुत आगे है ना, एडवांस है, लेकिन फिर भी हम करेंगे इनके लिए। तो देखो हमें समायोजन कितने का करना है? 50,400 का हमें यहां पर लेंगे। त्याग किसने किया? देखो यहां पर त्याग है बा का और सा का, तो यहां पर हम लेंगे बा को देना, जो त्याग करता है उसको हम देते, ठीक। तो 50,400 का हम निकालेंगे कितना? 3/72। कितना निकालेंगे? 50,400 का 3/72। इसका हम क्या करते हैं, 72 का आप गुणा भाग दे दो कितने में? 50,400 में, और 3 का गुणा कर दो, तो कितनी बार जाएगा? 7 बार, ठीक। अब 72 की टेबल तो हमें भी नहीं आती, 72 की टेबल हमें नहीं, लेकिन हमारी जो टेबल है वो 10 तक बहुत क्लियर है। मतलब यदि आपको 10 तक की टेबल आती है तो आप 10 तक की टेबल से बहुत सारे कैलकुलेशन गुणा भाग बहुत इजीली कर सकते हो। इसके लिए ट्रिक क्या है कि हम देखेंगे यहां पर हमने क्या किया, 7 का हमने 50 में डिवाइड किया, तो कितने बार गया? 7 7 49। इसका मतलब है हम इस अंक के पास पहुंच गए, तो हमने 72 का कितने में? 3 का गुणा किया, 7 का गुणा किया, तो वो कितना आ गया? 504। मतलब जो 72 से 504 है वो कितनी बार कट रहा है? 7 बार। 7 का हमने गुणा कर दिया 7 में 3 का, तो कितना आ गया? 2100। एक ट्रिक होती छोटी सी कि हम एक संख्या का पहले भाग दे के देख लेते हैं, उसके यदि पास पहुंचते हैं तो उस संख्या का हम गुणा करके देख लेते हैं। जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आएगा, और बोर्ड में आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीज है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, ठीक। तो यहां पर देखेंगे अपन दूसरा, सा को देना, क्योंकि सा ने भी त्याग किया है तो सा को देना। इसको भी कितना देंगे हम? 50,400 का कितना? 2/72। वही कितने बार कटेगा? ये 7 बार, 7 दूनी 14। अब यहां पर हम एंट्री करेंगे, तो देखो नियम क्या है आपका, जिस साझेदार से लेना उसको हम डेबिट करते हैं और जिसको देना उसको क्रेडिट करेंगे। तो देना कितने व्यक्तियों को? 2, आ को बा को देना और सा को। तो टोटल कितना पैसा देना है? 2100 और 1400 रुपये देना है। 3 साझेदार थे, 2 को हमें देना है तो 1 से लेना पड़ेगा। किससे लेंगे हम? आ से। और कितना लेना पड़ेगा? जितना इन दोनों को देना है, 3500 रुपये। तो यहां पर जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट, मतलब आ का पूंजी खाता डेबिट, क्योंकि हमें आ से लेना है। कितना पैसा लेना है? इन दोनों का टोटल कर दो तो कितना आएगा? 3500 रुपये। फिर लिखेंगे बा के पूंजी खाते से बा को कितना देना है? 2100 रुपये, सॉरी यहां पर 3500 लिखेंगे डेबिट, और क्रेडिट कितना है? 2100 रुपये बा की पूंजी खाते में और सा की पूंजी खाते से। कितना? 1400 रुपये। यहां लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन लाभ
लाभ व संचय का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात में समायोजन। पुनर्मूल्यांकन लाभ और संचय का प्राप्ति और त्याग अनुपात में समायोजन देख लेते और क्या कहा था इन्हें बनाने के लिए वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमें बनाना क्या था, आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार दिया हुआ है और लास्ट में ने कहा था निश्चय किया गया कि कुछ नहीं दिया हुआ है सवाल में कि हमें करना क्या है। तो क्योंकि पुनर्मूल्यांकन क्या चल रहा है आपका, पुनर्गठन चल रहा है, तो हमारे लिए समायोजन प्रविष्टि कंपलसरी है। यदि कुछ ना भी कहें तो आपके लिए समायोजन प्रविष्टि यहां तक करना पड़ेगा ना। इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेंगे, त्याग और प्राप्ति अनुपात पहला स्टेप, और सेकंड में क्या आएगा, आपको ये प्रविष्टि करना। तो बस यहां पर अपना ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अगला सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या है, PQR एक फर्म में साझेदार हैं जो कि लाभ हानि को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार दिया हुआ, संपत्ति और दायित्व साइड। संपत्तियों में क्या दिया हुआ है, बैंक में रोकड़, देनदार स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, और दायित्व में क्या दिया हुआ है, लेनदार, अदत्तव्य, सामान, संचय, पूंजी, PQR की। समायोजन ये आपके क्या दिए हैं, समायोजन, जिसके द्वारा हमें क्या करना है, पुनर्मूल्यांकन। ठीक, करना क्या चाहते हैं, उन्होंने बोला है साझेदार नहीं चाहते हैं कि परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में लिखा जाए और सामान्य संचय को बांटा जाए, मतलब हमें समायोजन प्रविष्टि करना पड़ेगी। दूसरा, आप उपर्युक्त के लिए एकल प्रविष्टि मतलब समायोजन प्रविष्टि कीजिए एवं संशोधित चिट्ठा भी बनाइए। अपन को चिट्ठा भी बनाना, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ अनुपात। तो कितना दिया, पुराना दिया है, ये पुराना अनुपात 5:4:3, और नया अनुपात दिया है 4:3:2। यहां लिखेंगे हम P Q तथा R का लाभ हानि अनुपात। पुराना अनुपात लिख लो, पुराना अनुपात 5:4:2। ठीक है, कितना दिया हुआ, 5:4:5, 5:4:3 है, 5:4। लिखेंगे नया अनुपात PQR का नया अनुपात 4:3:2। ये क्या दिया आपका, नया अनुपात 4:3:2 दिया है। फिर यहां पर लेंगे सबसे पहले हम P का, पुराना अनुपात क्या है, 5/12। हमने बताया ना पुराने में से नया घटाना है, तो पुराना अनुपात कितना दिया है, 5/12। नया अनुपात कितना है, 4/9। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, 12 का और 9 का। वैसे तो नॉर्मली इसका लघुत्तम क्या होगा, 36। ठीक, क्योंकि हमने बोला ना वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 12 का और 9 का भाग चला जाए तो वो क्या कहलाता है, आपका लघुत्तम कहलाता है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 36। लेकिन हमने आपको बताया कि आप लघुत्तम कैसे लेंगे, गुणा करके। गुणा करके लेंगे तो आपको सवाल करना सरल पड़ेगा। तो हम गुणा करके ले लेते हैं, वारी नंबर 108, यहाँ पर लघुत्तम कितना ले लेंगे, 108। जब भी हम गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो तिर्यक गुणा करेंगे, 9×5=45, 12×4=48। अब किसका मतलब क्या है कि P को पहले 45 भाग मिलते थे और अब कितना मिल रहा है, 48 भाग। इसका मतलब है लाभ उसका अनुपात बढ़ गया। बढ़ गया मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, प्राप्ति। कितने की वृद्धि हो गई, 3/108। ये क्या है, प्राप्ति। हमने इतनी जगह इसलिए छोड़ दी है कि बाद में यदि काटना हुआ तो इनको काट के छोटा करके यहाँ लिख देंगे, लेकिन कब काटेंगे, जब सभी के अनुपात कट रहे होंगे तब। अगला P के बाद क्या लेंगे हम, Q। पुराना अनुपात कितना है Q का, 4, 4/12।
नया अनुपात कितना है 3, तो 3/9 माइनस करना है। इसका भी लघुत्तम हम गुणा करके लेंगे, 12 नंबर 108, तिर्यक गुणा करेंगे, 9 चौको 36 और 12 तिया 36। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्यू को पहले कितने मिलते थे 36 भाग लाभ में, और अब कितना मिल रहा है 36। जितना पहले मिलता था उतना ही अब मिल रहा है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऊपर क्या आएगा 0/108, इसको हम लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा आर, पुराना अनुपात कितना है 3/12, ये लिखा है। तो नया कितना है 2/9, तो माइनस कर देंगे 2/9। इनका भी लघुत्तम लेंगे, 12 नंबर 108। जब भी गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो हम तिर्यक गुणा करेंगे, 9 3 27 माइनस 12 दूनी 24। तो कितने का, पहले आर को मिलते थे 27 भाग और अब कितना मिल रहा है 24 भाग, कमी आ गई मतलब त्याग है। तो कितने का त्याग है 3/108। हमने आपको बताया था ना, कुल प्राप्ति बराबर कुल त्याग होता है। प्राप्ति अनुपात कितना है 3/108, तो त्याग भी कितना आएगा 3/108, क्योंकि इसका कुछ नहीं हुआ बीच वाले का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, त्याग अनुपात। इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हैं अपन काट कर, तो कर दो, 3 से कट जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 छंग 18, 1/36 त्याग। ऐसे ऊपर भी कर देंगे अपन, काट देंगे इसको, तो 1/ कितना आ जाएगा 36 प्राप्ति अनुपात। इससे फायदा क्या होगा कि जब आप समायोजन प्रविष्टि करते समय जो लेना है या देना, वो भाग निकालने के लिए आप भाग करोगे ना, तो कम अपन को टेबल पढ़ना पड़ेगी इसकी। तो अब क्या लेंगे हम, पुनर्मूल्यांकन। यहां पर ले लेते हैं हम पुनर्मूल्यांकन। यहाँ लाभ और यहाँ हानि। देखो सवाल में पुनर्मूल्यांकन जो समायोजन दिए उस पर अपन जाते हैं। फर्नीचर को उसके 80% मूल्य के बराबर लिया जाए। फर्नीचर क्या है, संपत्ति। वो बोल रहा है फर्नीचर का मूल्य 80% लेना है, मतलब 20% छोड़ दो, कम हो गया मूल्य, तो हमें क्या हो गई हानि, 20% की हानि हुई है। फर्नीचर कितने का है, ये है आपका 60,000 का, तो हम 60,000 का क्या निकालेंगे 20%। 60,000 का 20% तो कितना आ जाएगा 12। ठीक, तो इससे हमें क्या हो गई हानि, तो हमें यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 12,000 हानि में लिख देंगे, फर्नीचर से हानि है। दूसरा, स्टॉक का मूल्य 20% से बढ़ा दिया जाए। स्टॉक भी संपत्ति है, स्टॉक का मूल्य बढ़ाना है तो क्या है लाभ। यहां पर देखेंगे अपन, स्टॉक की कीमत कितनी दी हुई है 3 लाख, 3 लाख का 20% निकालें। दूसरा 3 लाख, इसका 20%, 20/100, तो कितना आ जाएगा 60,000। इस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है तो क्या हो गया लाभ, तो यहां लिखेंगे हम स्टॉक 60,000 का लाभ होगा। स्टॉक के बाद देखते हैं तीसरा, प्लांट व मशीन के मूल्य 40,000 रुपए किया। देखो प्लांट और मशीन का मूल्य कितना करना है आपको 4 लाख। यहाँ पर देखो प्लांट मशीन की कीमत कितनी है 4,20,000। तो जो 4,20,000 रुपए दिए है अभी पुरानी कीमत, नई कीमत कितनी है 4 लाख रुपए। तो कीमत क्या हो गई इसकी, घट गई, कम हो गई। कम हुई है मतलब हानि है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लांट। प्लांट से हमें कितने की हानि हो गई 20,000, मूल्य कम हो गया प्लांट। अगला पॉइंट, देनदारों पर 10,000 रुपये संदिग्ध ऋणों के लिए संचय किया जाए। मतलब देनदारों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, देनदारों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं
जो कि आपका पैसा क्या होंगे, खा जाएंगे। देनदार संपत्ति है, जो आपका पैसा खा जाएंगे तो क्या है, हानि। तो यहां पर हम लिखेंगे देनदारों पर कितनी की हानि हो रही, 10,000 का संचय करना है। संदिग्ध ऋण, दस हजार संदिग्ध ऋण कितना है, 10,000। अगला देनदारों से हानि, आदित्य व्यय को 3,000 रुपए से बढ़ाना। आदित्य व्यय दायित्व होते हैं, और दायित्वों में वृद्धि मतलब क्या होती है, हानि। दायित्वों में कमी क्या होती है, लाभ। तो दायित्वों को बढ़ाना मतलब हानि है, तो हमें यहां पर हानि में लिखेंगे आदित्य व्यय। 3,000 आदित्य व्यय। और आते हैं अपन यहां पर देखेंगे समायोजन। आदित्य व्यय के बाद अब कुछ नहीं बचा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तो लाभ कितना है, 60,000, मतलब संपत्ति का मूल बढ़ा कितना है, 60। घट कितना गया, कम कितना हो गया, वो देखेंगे यहाँ पर। तो 10, 20, 30, 10, 30, 40, 45, 45,000 रुपए संपत्ति का मूल घटा है, मतलब हानि हुई पुनर्मूल्यांकन से। और बढ़ कितना गया, 60। अब हम इसका शुद्ध निकालेंगे, शुद्ध तो 45,000 जो है वो हम 60,000 में से घटा दें। इसका मतलब है कि पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ हुआ है वो कितना हो गया है आपका, 15,000 रुपए। एक्चुअल में हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, लेकिन ये चैप्टर पुनर्मूल्यांकन खाता वाला नहीं चल रहा है, ये साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है। अगले चैप्टर में हमें खाते तैयार करना पड़ेंगे ना, जो अभी आप ऐसे रफ टाइप का काम कर रहे हैं अपने यहाँ गणना कार्य से, वहां पर हमें पुनर्मूल्यांकन का खाता ही तैयार करना पड़ेगा, जो हम अगली क्लास से उसको देखें। तो यहां पर देखो हमें लाभ कितना हो गया, 15,000। हमारे पास संचय वगैरह है क्या, ख्याति और संचय सवाल में, तो देखो संचय दिया हुआ है कितना, 72,000। ख्याति वगैरह सवाल में नहीं दी है, तो हमें यहां प्लस कर देंगे संचय। संचय कितना दिया हुआ है, 75,000। 75, हाँ, 75,000 रुपये संचय है। तो हमारे पास समायोजन करने के लिए कितना हो गया, 90,000, इन दोनों का टोटल। इस 90,000 का हम समायोजन करेंगे, कैसे समायोजन करेंगे, जो त्याग कर रहा उसको देंगे, जो प्राप्त कर रहा उससे हम लेंगे। तो यहां पर देना किसको, त्याग किसने किया, देखो त्याग कर रहा है आर, है ना। पी प्राप्त कर रहा है तो पी से लेना है, आर त्याग कर रहा है तो आर को देना कितना, 1/36। तो यहां निकालेंगे हम, आर को देना, ठीक है, 90,000 का 1/36 कितना है, 1/36। 36 अपन भाग देंगे कितना जाएगा, 2 बार, 36 दूनी 72, ठीक है। फिर कितना बचा अपने पास, 72 माइनस कर दो यहां पर, तो 18 और 180, 180 में हम भाग देंगे तो कितने, 36 गुण दिए 5, मतलब 5 बार चला जाएगा 180। तो आर को हमें देना कितना है, 25 रुपए, और लेंगे किससे हम, पी से। तो यहां पर हम एंट्री पास कर देंगे, एंट्री करेंगे, प्राप्त कौन कर रहा है, पी, तो पी से लेना, जिससे लेना उसका पूंजी खाता डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे, पी का पूंजी खाता डेबिट। 25 रुपए पी से लेना है और आर को देना, तो आर के पूंजी खाते से कितना, 25। यहां पर लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन लाभ व संचय का त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन।
त्याग व प्राप्ति अनुपात में समायोजन। तो ये आपकी प्रविष्टि कंप्लीट हुई। अब इसी सवाल में उन्होंने बोला था संशोधित चिट्ठा भी तैयार करना, तो अपन यहाँ पर चिट्ठा तैयार करेंगे। संशोधित चिट्ठा, ये दायित्व है, राशि, पत्ती, राशि। ठीक, तो हम सबसे पहले चिट्ठा देखेंगे। और संशोधित चिट्ठा तैयार करना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जो कुछ भी आपके चिट्ठे के दायित्व संपत्ति पक्ष में लिखा है, पहले हम पूरा वो लिख देंगे। जैसा दिया है वैसे ही लिख देंगे, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे बैंक में रोकड़, देनदार स्टॉक, फर्नीचर प्लांट, तो यहां पर लिखेंगे हम बैंक में रोकड़, देनदार स्टॉक, फर्नीचर प्लांट, लिख दिया अपन ने। जो पैसे दिए पैसे भी वही लिख दो, उसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। कितना दिया है? 40, 2,10,000, 3,00,000। कोई जो यहाँ पर मूल्यों में कमी वृद्धि हुई, संपत्ति के मूल्य में कोई बढ़ गया कोई घट गया, इसका हमें कोई भी समायोजन नहीं करना है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि वो पुस्तकों में परिवर्तित मूल्यों को दर्शाना नहीं चाहते। ठीक, वो नहीं चाहते कि हमारी परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में लिखा जाए, ये लिखा है। ठीक, तो जैसा दिया है हम वैसे ही लिखेंगे। तो कितना है? 40,000, 2,10,000, 3,00,000, 60,000 और 4,20,000। 40,000, 2,10,000, 3,00,000, 3,00,000, 60, 4,20, 3,00,000, 60,000, 4,20,000 और जो टोटल दिया था वो भी वही लिख दो, शायद 10,30,000। यहाँ लिख देंगे 10,30,000। अब हम दायित्व की साइड आएंगे। दायित्व में क्या दिया देखो, लेनदार, अदत्त व्यय, संचय। पहले इनको लिख दो, जैसे दिए वैसे लिख देंगे। लेनदार 50, अदत्त व्यय 5,000 और संचय 75,000। लेनदार 50, अदत्त व्यय 5, सामान्य संचय 75, पूंजी खाते PQR। पहले इसको चेक कर लेते अपन, कितना है? 50, 5, 75। ठीक है, पूंजी खाते कितने? बस सवाल में देखो यहाँ का हमने पूरा ज्यों का त्यों लिख दिया, जो भी दिया था। यहाँ का भी हमने लगभग पूरा वो ही लिख दिया है। यदि संशोधित चिट्ठे में अंतर आता है तो सिर्फ पूंजी में आता है, मतलब पूंजी में से ही घटेगा और पूंजी में ही जुड़ेगा। तो हम पूंजी देखेंगे इसकी कितनी? 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000, 4, 3, 2। तो यहाँ लिखेंगे 4,00,000, 3,00,000, 2,00,000। अब क्यू के अनुपात में ना तो कमी हुई थी ना वृद्धि, इसका मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो इसकी जो पूंजी है वो 3,00,000 ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इसकी, क्यू की। अब पी और आर बचा, तो जिससे लेना उसकी पूंजी में से हम घटा देंगे, क्योंकि उसको अपन ने डेबिट किया है। तो जिसको देना उसकी पूंजी में हम जोड़ देंगे, क्योंकि उसको हमने क्या किया था? क्रेडिट। तो देखो लेना किससे था हमें? यहां पर ये लिखा, पी से लेना है 2,500, मतलब पी की पूंजी में से हम घटा देंगे।
और क्यू को आर को हमें क्या करना देना है, तो आर की पूंजी में हम 2500 जोड़ देंगे। तो यहां पर चिट्ठे में से पूंजी का बस होता है हिसाब किताब। देखिए इसमें से पी से लेना है तो क्या करेंगे हम 2500 घटा देंगे, आर को देना है तो 2500 क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा 2,02,500 और यहां पर माइनस कर देंगे हम तो कितना आएगा 3,97,500। इनका टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 लाख। इनका टोटल करेंगे कितना आएगा 10,20,000, 10,30, 8,5,13, 10,30,000। ये हो गया आपका संशोधित चिट्ठा। तो संशोधित चिट्ठा बनाना बड़ा सिंपल है, जैसी संपत्तियां दी थी वो वैसे ही लिख दो, कोई चेंजेस नहीं करना। दायित्व में जितने दिए थे जैसे दिए थे वैसे ही लिख दो, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करना है। सिर्फ परिवर्तन कहां पर होगा पूंजी खाते में, जिससे लेना उसकी पूंजी में से हम घटा देंगे और जिसको देना उसकी पूंजी में हम उतना पैसा जोड़ देंगे, लेकिन पूंजी का टोटल उतना ही आएगा 9 लाख जितना पहले था। तो देखो आप पहले भी कितना था सवाल में 9 लाख थे, टोटल वही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो ये रहा आपका सवाल, ये आपका कंप्लीट हुआ है। चैप्टर भी आपका आज कंप्लीट हो गया है ना। अब आपको क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये होमवर्क है, आखिरी क्वेश्चन है। नहीं ये नहीं है होमवर्क, ये तो हो गया। ये वाला 18वां क्वेश्चन होमवर्क, ये आपका क्या है 18वां क्वेश्चन होमवर्क है। हमने अभी कौन सा किया है 17वां PQR, 17वां क्वेश्चन 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो 17वां हमारा कंप्लीट हुआ। 18वां क्वेश्चन जो है ये वाला आपका होमवर्क है 18वां क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको करना कब है, अभी नहीं करेंगे, जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा उसकी लगभग 5 क्लासों के बाद आप इस क्वेश्चन को करोगे, अभी नहीं, अगले क्वेश्चन के बाद। इन लोगों ने CBSE वालों ने इस क्वेश्चन को कहाँ डाल दिया है सेकेंड चैप्टर में, जबकि इसका रिलेशनशिप जो है वो अगले चैप्टर से संबंधित है। ठीक, तो एक क्वेश्चन के लिए हम अपने कोई भी रूल्स बदलना नहीं चाहते। हम आपको जब अगले चैप्टर के 5 क्वेश्चन करा देंगे तब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ये हमें पक्का विश्वास है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। थैंक यू।